हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम ठीक। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही टॉपिक ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसपे लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था। एरिया अगर चेंज होता है, अगर एरिया चेंज होता है बेटा, तो कैसे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, जिसपे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे। आज की वीडियो में भी मैं उसी पे एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से देखना कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक साइड स्लाइडिंग है, इसकी लेंथ L है, यहां x इजिकल टू 0 है, यहां x इजिकल टू b है, और यहां x इजिकल टू 2b है, और ये v वेलोसिटी से ये साइड आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ऐसे बनाने का मतलब जानते हो, फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब आपसे पूछा है, जरा सुनना, कि जब ये x डिस्प्लेसमेंट है 0b 2b, ये डिस्प्लेसमेंट है किसका? इस स्लाइडिंग साइड का, मूविंग साइड का, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 0 से b तक है, b के आगे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, इस आगे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब मुझे एक बात का जवाब देना, सबसे पहले सोचना और समझ के जवाब देना कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये बताओ। बोलोगे सर फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ाया था, बी ए कॉस थीटा। थीटा 0 लेंगे क्योंकि फील्ड आउटवर्ड है, और एंगल भी लिखते हैं किसके साथ? नॉर्मल जो आउटवर्ड होता है फील्ड, और किसके साथ? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल भी बाहर है, फील्ड भी, नॉर्मल भी 90 डिग्री पे है, नॉर्मल भी बाहर होगा, फील्ड भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो दोनों के साथ एंगल 0। फ्लक्स क्या हो गया? बी इंटू ए। अब मुझे एक बात बताना, सबसे पहला केस, जब इस स्लाइडिंग साइड का डिस्प्लेसमेंट पहली बार 0 और b के बीच में, जब ये स्लाइडिंग साइड का डिस्प्लेसमेंट 0 और b के बीच में था, सोचो जरा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 और b के बीच में था, तो सोचने वाली बात है, ये जो क्लोज एरिया है फील्ड के अंदर वाला, ये जो एरिया है वो धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये एरिया जैसे जैसे ये स्लाइडिंग साइड आगे बढ़ता जाएगा, ये जो एरिया है, इतना क्लोज एरिया फील्ड के अंदर वाला, हम फ्लक्स किसमें देखते हैं? क्लोज एरिया में और फील्ड के एरिया में, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। कोई चीज बढ़ती है तो आपको पता है उसका चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, चेंज ऑफ एरिया पॉजिटिव। अब आ जाओ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। डी फाई की जगह पे क्या लिख दोगे बेटा? बी इंटू ए बाई डी टी। और हमने आपको इसका फॉर्मूला पढ़ा दिया था, सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। बोलोगे सर हम क्या दिमाग लगाएं? दिमाग ये लगाओ कि यहाँ पे फील्ड बाहर आ गया, एरिया वेरिएबल है, तो एरिया हो गया डी ए बाई डी टी। अब आप देखो, जैसे जैसे ये साइड 0 से b की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो चेंज ऑफ एरिया है वो पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होता नहीं है, तो ईएमएफ भी आपका नेगेटिव ही होगा। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, बीवीएल। जब कोई साइड मूव करता है, कोई भी साइड जिसकी लेंथ एल है, अगर वो मूव करता है, तो क्या फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था? बीवीएल। लेकिन वो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। बोलो माइनस क्यों हुआ सर? जैसे जैसे ये साइड बढ़ता जाएगा, ये एरिया जो है क्लोज एरिया वो इंक्रीज होता जाएगा, और कोई चीज जब बढ़ती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है? बी इंटू ए। फील्ड बाहर ले लो, माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी। अब बोलोगे सर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तो आप पढ़ा ही चुके हो लास्ट लेक्चर में, बीवीएल होता है। जब कोई भी साइड मूव करता है, कोई भी कॉइल का एक साइड मूव करता है, लास्ट वीडियो देखना। फिर आप बोलोगे सर इस बीवीएल में, ये आपने बीवीएल माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ साबित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ आया माइनस बी टू डी ए बाई डी टी। चेंज ऑफ एरिया पॉजिटिव है और ये आगे नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर ईएमएफ नेगेटिव में ही रहेगा। ईएमएफ नेगेटिव है तो जो करंट, अगर बोले करंट कितना डेवलप हुआ इंड्यूस करंट, तो आप जानते हो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, इंड्यूस करंट निकाल रहे हैं। ईएमएफ कितना है बेटा? माइनस बीवीएल बाय आर। तो करंट भी तुम्हारा क्या रहा? नेगेटिव ही रहा।
फिर एक बार करंट आ गया तो ये भी पूछेगा, एक बार करंट आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये फोर्स कितना फील करेगा वो भी बताओ। तो बोलोगे फोर्स का फॉर्मूला है सर BIL sin थीटा। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी भी साइड में करंट आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी फील करेगा। साइन 90 क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं फील्ड परपेंडिकुलर है तो 90 लेंगे। फ्लक्स में उल्टा लेते हैं, फ्लक्स में अगर परपेंडिकुलर है तो 0 लेते हैं, बट फोर्स में तो जो होता है वही लेते हैं, फ्लक्स में सिर्फ उल्टा एंगल लेते हैं ना। तो साइन 91 कितना आ गया बेटा BIL। अब I की वैल्यू उठा के ये रख दोगे कितना माइनस BVL रखोगे तो फोर्स क्या बन जाएगा माइनस B स्क्वायर। हाँ क्या बन जाएगा फोर्स बेटा जल्दी बताओ। अगर आप फोर्स की वैल्यू I की वैल्यू रख दोगे माइनस B स्क्वायर BL स्क्वायर बाई कितना R। ये बन गया क्या बताओ, ये बन गया फोर्स। क्या किया मैंने I की वैल्यू उठाकर यहां से यहां रख दी। एक बार फोर्स आ गया तो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ पावर कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है I स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर यानी I का मतलब पूरे का स्क्वायर इंटू R। तो क्या हो जाएगा बेटा V स्क्वायर L स्क्वायर बाई कितना R। पावर भी। ये कब की कहानी थी? जब ये साइड 0 से B की तरफ मूव कर रहा था तो एरिया इंक्रीज हुआ तो चेंज ऑफ एरिया पॉजिटिव हुआ। तो चेंज ऑफ एरिया पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो फाइनल ईएमएफ जो होगा फॉर्मूले में वो नेगेटिव ही रहेगा। ईएमएफ का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं माइनस BVL होता है जब कोई साइड मूव करता है। और वो नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये नेगेटिव है। ईएमएफ नेगेटिव होगा तो करंट भी नेगेटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा तो अगर ये पूछे मैग्नेटिक फोर्स कितना फील करेगा तो वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर I स्क्वायर है, अगर I नेगेटिव भी आ रहा है तो स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। ये फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी B इंटू A। ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव में होगी, करंट की वैल्यू नेगेटिव में होगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में होगी, पावर पॉजिटिव में होगा। ये कब की बात थी? जब ये साइड 0 से B की तरफ मूव कर रहा। अब सेकंड केस में मैं बोलूंगा जब ये साइड अब B से 2B के बीच यहां से 2B तक गया और 2B से B के बीच आया, मतलब यहां से 2B तक गया और फिर वापस हुआ। तो जाने में और आने में यहां पर तो एरिया में चेंज हुआ ही नहीं क्योंकि यहां तो फील्ड ही नहीं है, तो यहां पे कोई एरिया वेरिया चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन एरिया, इसका मतलब चेंज ऑफ एरिया 0। जब एरिया में चेंज ही नहीं हुआ बेटा, जब एरिया में चेंज ही नहीं हुआ, हम तो वो एरिया लेते हैं जो क्लोज होना चाहिए और फील्ड के अंदर होना चाहिए, तो फील्ड ही नहीं है। जब एरिया में चेंज ही नहीं हुआ तो फ्लक्स हो, ईएमएफ हो, करंट हो, जब एरिया में चेंज ही नहीं होगा तो एक बात उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। जब एरिया में चेंज ही नहीं होगा तो क्या बोलोगे? फिर तो सर आपका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या था? एरिया इंक्रीज हो रहा था, तो एरिया इंक्रीज होने से चेंज ऑफ एरिया पॉजिटिव हुआ था। यहाँ पे एरिया आपका इंक्रीज हुआ था ना सर, तो इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे एक और चीज ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में कर दूं। जब यहाँ एरिया इंक्रीज होगा, सोचो एक और चीज बताऊंगा मैं यहीं पे, सोचो जब एरिया यहाँ इंक्रीज हुआ था, जब एरिया इंक्रीज होगा तो ये तो पक्की बात है कि बेटा जब एरिया इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होने फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब ये साइड 0 से B की तरफ मूव कर रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ था। इसे ही समझ सकते हो, और तरीके से समझा सकते हैं तो मैं और तरीके से बता सकता हूं। देखो आपको और आसान कर देता हूं मैं कोशिश करता हूं कि जितना इजी मेथड मेरे दिमाग में आए मैं आपको वो बताऊं, ठीक है। अब तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो सोचने वाली बात है बेटा, अगर एरिया इंक्रीज फ्लक्स होता है एरिया पे डिपेंड, यहां से एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। और फ्लक्स इंक्रीज का क्या मतलब हो गया? कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जब चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो सोचो जो ईएमएफ होगा वो फिर क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी जो भी ईएमएफ का वैल्यू होती है वो नेगेटिव होगी। और आसान मेथड में जैसे जैसे साइड आगे की तरफ बढ़ेगा एरिया इंक्रीज, एरिया इंक्रीज का मतलब फ्लक्स इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज का मतलब उसका जो चेंज होगा वो पॉजिटिव, और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी।
तो जब ये चेंज पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ निगेटिव। और इजी मेथड बता दिया, मेरे ब्रेन में आया, मैंने बोला अपने बच्चों को बता दें इजी से इजी मेथड। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला आप जानते हो वो नेगेटिव रहा, इसके बाद करंट नेगेटिव पता है। अब 0 से बी में और बी से 2b में क्या है, एरिया चेंज हो ही नहीं रहा है, फील्ड तो वहीं पे खत्म है। तो कौन सा एरिया देखें, एरिया कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट हुआ बेटा, एरिया कांस्टेंट का मतलब क्या लिखूं मैं, और आसान से मैं इजी मेथड बता रहा हूं। जब एरिया कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स में चेंज हुआ ही नहीं। जब फ्लक्स में जब चेंज हुआ ही नहीं तो नो ईएमएफ, नो करंट, नो फोर्स, नो पावर, सब का सब क्या हो गया, जीरो। कुछ नहीं डेवलप, इंडक्शन हुआ ही नहीं। अब बारी है किसकी, ये पहले 0 से b गया, b से 2b गया, 2b से b आया, अब b से वापस हो रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट साइड का b से किधर है, 0 की तरफ, वापस अंदर। तो जब अब वापस अंदर की तरफ गया, b से 0 की तरफ गया, तो सब कुछ उल्टा होगा। अब क्या होगा बेटा, कि जो एरिया है वो डिक्रीज करने लगेगा, क्लोज एरिया, फील्ड के अंदर वाला एरिया घटने लगेगा। एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और कोई चीज डिक्रीज करती है तो आपको पता है उसका चेंज क्या हो जाता है, नेगेटिव। यानी यहाँ पे प्लस का चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव। तो जब सोचो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का मैंने पढ़ाया था ना, लेंज लॉ, माइनस d∅dt। तो ये चेंज नेगेटिव है और नेगेटिव पहले से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। कैसे, चेंज पहले से पॉजिटिव नेगेटिव है और पहले भी माइनस लगा है, माइनस माइनस पॉजिटिव। इसका मतलब अब जो वैल्यू होती है ईएमएफ की, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अब जो ईएमएफ होगा वो प्लस होगा। करंट जो हमने निकाला था E/R वो भी प्लस होगा। फोर्स जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, याद है फोर्स, PIL sin थीटा से, वही जो हमने मेथड यूज किया था अभी, सेम सेम वही आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा, वही वैल्यू होगी बट साइन बदल गया है। और पावर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पावर, इंड्यूस पावर, तो आपको पढ़ाया था ना E²R, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो बोलोगे सर आपने क्या किया, आपने हमें बताया कि जब ये साइड 0 से b की तरफ जाएगा तो बताओ ईएमएफ की वैल्यू बताओ, फोर्स की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू बताओ, पावर की वैल्यू बताओ। फिर जब ये साइड b से 2b और 2b से b खाली जगह घूमेगा तब बताओ ईएमएफ, वही सेम चीज की वैल्यू बोलोगी। सर यहाँ तो एरिया ही नहीं चेंज हुआ, सर यहाँ एरिया इंक्रीज हो रहा था, यहाँ तो एरिया ही नहीं चेंज हुआ, कुछ इंडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फ्लक्स फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। क्लोज एरिया वहीं पे खत्म हो गया है, तो एरिया है ही नहीं। और जब वापसी होने लगा तो सब कुछ उलट गया। वापसी होने का मतलब एरिया कम होने लगा, एरिया डिक्रीज होने लगा। एरिया डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स डिक्रीज होने लगा। और कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसका चेंज नेगेटिव होता है, तो ये में पॉजिटिव हो गया, वही आंसर होगा बट साइन उलट जाएगा, पावर तो पॉजिटिव रहेगा। मेन क्या चीज पूछा था, सबसे पहले पूछा था कि आप ग्राफ बनाओ, ये पूछा था डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसका ग्राफ बनाओ ईएमएफ का, तो बोलोगे सर एकदम पहले फ्लक्स का एक एक करके बताएंगे, पहले फ्लक्स का ग्राफ बनाओ, कैसे कैसे चेंज हुआ। तो पहले फ्लक्स क्या हुआ, इंक्रीज, फिर फ्लक्स रहा कांस्टेंट, फिर फ्लक्स हुआ डिक्रीज। देखो डिस्प्लेसमेंट जब 0 से b था तो फ्लक्स इंक्रीज, 0 से b तक फ्लक्स इंक्रीज, फिर b से 2b और वापसी 2b से b तक फ्लक्स रहा कांस्टेंट, उसके बाद फ्लक्स हो गया 0। और ये फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, आप पता है ना, मैक्सिमम b/a। ये ग्राफ है फ्लक्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ। 0 से b तक एरिया इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, b से 2b और 2b से b तक फ्लक्स कांस्टेंट, और फिर वापस b से 0 तक फ्लक्स डिक्रीज। अब वो बोलूंगा कि भैया ईएमएफ के फ्लक्स के बाद जरा इसका भी ग्राफ बना दो। मैंने कहा किसका भाई, बच्चों ने कहा ईएमएफ का बनाओ सर, अभी बनाते हैं ईएमएफ का, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो साफ दिख रहा है कि पहले ईएमएफ क्या है, नेगेटिव है, 0 से b तक ईएमएफ नेगेटिव आया था, तो पहले क्या करोगे, ईएमएफ नेगेटिव शो करोगे, वैल्यू वही दिखा दोगे, -BVL जो फॉर्मूला है, कहां से कहां तक, 0 से b तक, फिर b से 2b
और 2b से b तक कोई ईएमएफ नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, कोई ईएमएफ नहीं। b से 2b और 2b से b के मूवमेंट में कोई ईएमएफ नहीं। और फिर b से 0 में जब वापसी जा रहा था, वो अंदर जा रहा था, तो वही ईएमएफ किस में चला गया था? पॉजिटिव चला गया था। बोलोगे अच्छा सर, आपने जो थ्योरी पढ़ाया उसके बेस ग्राफ बना रहे हो अब आप। ये ग्राफ किसका बन गया? फ्लक्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये ग्राफ किसका बन गया? ईएमएफ और डिस्प्लेसमेंट का। और किसका बताओ? बोलो किसका बनाओ, क्या डिमांड है आपकी? आपने कहा नहीं सर, अब ईएमएफ के बाद करंट का भी ग्राफ बनाओ। बोलोगे अरे यार कौन सी बड़ी बात है यार, करंट के साथ भी तो वही हो रहा है। यहाँ ईएमएफ नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है। ईएमएफ पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, वही सेम। बस अगर करंट का ग्राफ पूछ दे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आई आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी BVL बाय आर, यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी BVL बाय आर। बस वैल्यू बदल जाएगा, ग्राफ का शेप तो वही रहेगा। फिर बोला नहीं सर, मुझे फोर्स का भी ग्राफ चाहिए। जो फोर्स ये फील कर रहा है ना, ये इंड्यूस करंट आने के बाद, उसका भी ग्राफ बनाओ। अरे यार फोर्स का भी तो वही साइन है, जो ईएमएफ का साइन वही करंट का साइन, वही फोर्स का साइन। तो अगर फोर्स का ग्राफ पूछेगा तो परेशान नहीं होना। अगर हम यहाँ फोर्स का डाटा लेंगे, अगर मुझे फोर्स के साथ ग्राफ बनाना है, बस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर, यहाँ B स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। बस वैल्यू फोर्स की आ जाएगी। बोलोगे अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा। फिर बच्चों ने कहा सर अब एक और ग्राफ बनाओ, पावर का ग्राफ बना के दिखाओ। मैंने कहा अच्छा वो पावर का बना देते हैं। लो भैया पावर का भी हम दिखा देते हैं। बोलोगे सर पावर का बनाना है तो एक काम करो, अब आप इसको हटाओ, पावर की वैल्यू लिखेंगे वो ज्यादा हो गया, इसको हटाओ सर, इसको भी हटाओ सर, सबको हटाओ, हटाओ सबको हटाओ, सबको हटाओ सर, बहुत गुस्सा आ गया, हटाओ। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम? पावर का। चलो ठीक है, पावर के लिए क्या करेंगे? एक सिंपल सा बात, पावर तो पहले भी पॉजिटिव था और अब भी पॉजिटिव है, क्योंकि पावर आई स्क्वायर आर होता है। आई नेगेटिव होने से स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पावर तो पहले भी पॉजिटिव, अब पावर अब भी पॉजिटिव, पावर पहले भी पॉजिटिव, पावर अब भी पॉजिटिव। यस, पावर तो नेगेटिव होगा ही नहीं। यानी पावर की वैल्यू में, यहाँ पे पावर की वैल्यू दिखा दोगे, B स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे देखा होगा ना पावर कितना था मैक्सिमम। तो पावर में पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से B में भी और B से 0 में भी। इतने दूर में ग्राफ बना ही नहीं, B से 2B में और 2B से B में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड थी नहीं, यहाँ पे एरिया में कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए नो पावर, नो ईएमएफ, नो करंट, नो फोर्स, बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एरिया चेंज पे। कभी कभी क्वेश्चन ना कुछ टिपिकल होते हैं, उसको 2 बार वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाए। यहां फ्लक्स इंक्रीज, क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज। उसके बाद जब फ्लक्स इंक्रीज तो चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव, चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव तो ईएमएफ नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव तो वही वैल्यू नेगेटिव, करंट नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव, बस पावर पॉजिटिव। यहां से B से 2B में और 2B से B में खाली जगह घूमते रहो, फील्ड ही नहीं है, नो एरिया चेंज, नो फ्लक्स चेंज 0, कुछ भी नहीं मिला। और वही चीज जब वापसी होने लगी तो एरिया कम होने लगा, वही आंसर सब साइन उलट गया। अब बेटा मैं इसमें एक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जगह बोला ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये ऐसे बनाता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? फील्ड आउटवर्ड। यहां भी फील्ड आउटवर्ड, फील्ड आउटवर्ड, फील्ड आउटवर्ड, फील्ड आउटवर्ड। यहां एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो धीरे धीरे फील्ड से बाहर आ रहा है, यहां एक सर्कुलर लूप है जो धीरे धीरे फील्ड से बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। दोनों केस में कॉइल इज आइदर एंटरिंग और लीविंग, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा था, कोई कॉइल बाहर जाए या अंदर जाए तो एरिया चेंज होगा, यहां भी एरिया चेंज होगा। कौन से एरिया की बात करते हैं हम? टोटल एरिया तो चेंज होता नहीं है, जो फील्ड के अंदर वाला एरिया होता है। तो बोलोगे सर यहां भी एरिया चेंज होगा? सर बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल यहां भी चेंज। लेकिन सर यहां जो एरिया चेंज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक अमाउंट में होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल जब भी निकलेगा तो एक ही बराबर पोर्शन निकलेगा। लेकिन यहां का जो एरिया चेंज होगा वो सर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा।
क्यों? क्योंकि देखो ये सर्कुलर है, पहले थोड़ा सा निकलेगा, फिर और ज्यादा निकलेगा, फिर और ज्यादा निकलेगा, फिर धीरे कम निकलेगा, मतलब एक रेट से सेम अमाउंट से एरिया नहीं निकलेगा, सेम अमाउंट से एरिया चेंज नहीं होगा। आप देखो ना, रिंग को बाहर निकालो, मानो रिंग है तो रिंग जैसे से बाहर निकालोगे तो पहले थोड़ा सा और ज्यादा, फिर और पोर्शन, फिर और पोर्शन, फिर और पोर्शन, फिर जब सेंटर से पीछे जाओगे तो फिर कम होगा। मतलब जो एरिया चेंज होने का रेट होगा, एरिया तो दोनों में चेंज होगा, लेकिन यहाँ एरिया चेंज होने का रेट यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, एकदम एक अमाउंट से निकलेगा, एक अमाउंट चेंज होगा। लेकिन यहाँ एक अमाउंट चेंज नहीं होगा, यहाँ पहले पहले कम निकलेगा, फिर थोड़ा ज्यादा निकलेगा, मतलब दोनों में एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन एक में यूनिफॉर्म और एक में नॉन यूनिफॉर्म। और एरिया ही चेंज से फ्लक्स चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, यहाँ पे जो फ्लक्स, जब एरिया यूनिफॉर्म चेंज है तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज भी यूनिफॉर्म होगा, यहाँ भी फ्लक्स में भी चेंज होगा, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म चेंज होगा। मैंने कहा बिल्कुल यूनिफॉर्म चेंज होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि एरिया ही पे तो फ्लक्स डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा वो बोलोगे सर नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगा, मैंने कहा बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज से ही इंड्यूस ईएमएफ आता है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट बनेगा जरूर, लेकिन उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज यूनिफॉर्म है। और फ्लक्स के चेंज से ही मैं किसी के चेंज से बनता हूं, कोई चीज चेंज हो रही है तब मेरा क्रिएशन हो रहा है, और अगर वो चेंज यूनिफॉर्म है तो मेरे क्रिएशन होने के बाद मेरी वैल्यू भी फिक्स रहेगी। लेकिन अगर किसी के चेंज से मैं क्रिएट हो रहा हूं और वो चेंज भी नॉन यूनिफॉर्म है तो मेरी वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी, वो ज्यादा चेंज होगा तो मैं थोड़ा ज्यादा बन जाऊंगा, वो कम चेंज होगा तो मैं थोड़ा कम बनूंगा। तो यहाँ पे जब एरिया चेंज नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स चेंज भी नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो इसका मतलब इससे जो चेंज से इंड्यूस ईएमएफ बनता है वो भी कैसा बनेगा, वेरिएबल बनेगा। मतलब इंडक्शन तो दोनों में होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, क्योंकि एरिया दोनों में चेंज हो रहा है, बट यहां जो एरिया चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ फिक्स बनेगा, कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स चेंज यूनिफॉर्म है। और यहां एरिया चेंज नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, फ्लक्स चेंज नॉन यूनिफॉर्म होगा, और चेंज इसके चेंज से ये इंडक्शन होता है, तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तो ईएमएफ बनेगा, लेकिन वो वेरिएबल बनेगा। इंडक्शन दोनों में होगा, दोनों में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, लेकिन एक में फिक्स वैल्यू रहेगी और एक में इंड्यूस ईएमएफ बनने के बाद उसकी वैल्यू वेरी भी करेगी। दो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए मैंने। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और सुनो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडक्शन फिर पढ़ाऊंगा, एक रोटेटिंग रॉड, जब कोई रॉड घूमती है ना तो उसके दोनों एंड के बीच क्या क्या बताया, बताओ हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। कॉइल अगर आए और जाए तो एरिया चेंज होता है, या कॉइल का एक साइड आए और जाए तब भी एरिया चेंज होता है। पिछले वीडियो में बताया कि अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो वहां एंगल चेंज होता है, तब फ्लक्स चेंज होता है, तब इंडक्शन होता है। फ्लक्स के 3 फैक्टर थे ना, आपको पता है ना क्या फॉर्मूला था फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा। पहले वीडियो में फील्ड चेंज किया, दूसरे वीडियो में एंगल चेंज किया, तीसरी वीडियो में एरिया चेंज किया, और तीनों पे फ्लक्स चेंज हुआ, फिर इंडक्शन हुआ। फील्ड कैसे चेंज होती थी, क्या बताया था, कॉइल के सामने मैग्नेट आ जाए। एरिया कैसे चेंज होता है, पूरा का पूरा कॉइल फील्ड के अंदर आ जाए, जब एक साइड आए और जाए। और थीटा कैसे चेंज होता था, याद करो, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता था तो उसका नॉर्मल भी घूमता था, तो एंगल भी चेंज होता था। नॉर्मल का ही तो एंगल देखते हैं फील्ड के साथ। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे बेटा, वेरी सुन। वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो लाइक करो और आगे भी शेयर जरूर करना बेटा। एग्जाम्स आ रहे हैं, सभी को फायदा पहुंचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।